रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज हम रीजन्स ऑफ रशिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला रीजन है द कोर रीजन। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इसके अंदर कवर कौन होंगे। ओके, कोर रीजन के अंदर सबसे पहले जो कवर होगा वो मॉस्को का रीजन होगा। मतलब इसमें कौन कौन आता है? द मॉस्को रीजन। इसी के अंदर वोल्गा रीजन आता है। और जब इसी की बात करें तो यूराल माउंटेन रीजन भी आता है। तो तीन तरह के रीजन इसी कोर रीजन के अंदर आ जाते हैं। सवाल पैदा होते हैं कि जब हम कोर रीजन की बात कर रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रशियन प्लेन की। हम रशियन प्लेन की बात कर रहे हैं या ईस्टर्न यूरोपियन प्लेन की बात कर रहे हैं, द ग्रेट रशियन प्लेन की बात कर रहे हैं, सब एक ही बात है। रशियन प्लेन की बात करने का मतलब क्या? ईस्टर्न यूरोप की बाउंड्री जहाँ पर ख़त्म होती है और यूराल माउंटेन जहाँ पर हैं, यूराल माउंटेन से लेके ईस्टर्न यूरोप की बाउंड्री के बीच का सारा इलाका, ये द कोर रीजन ऑफ द रशिया है। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। हमारे पास हमने जब यूरोप किया है तो यूरोप के अंदर ये आपको दिखता है, देखिए। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोर रीजन, दिस इज़ द कोर रीजन। ये देखिए ईस्टर्न यूरोप की बाउंड्री है ना यहाँ पर, ये यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, फिनलैंड और ये ऊपर नॉर्वे। इसके इधर देखिए ये सारा आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये यूराल माउंटेन है। यूराल माउंटेन जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करते हैं और जो रशिया के वेस्टर्न रशियन ब्रांच को ईस्टर्न रशियन ब्रांच से सेपरेट करते हैं, ये है यूराल माउंटेन। तो इसके इधर ये सारा कोर एरिया है, द मैदानी, द प्लेन एरिया। ओके, अब इस एरिया के बारे में बात अगर हम करें तो ये पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड एरिया है। आपको दिख भी रहा होगा जब आप रशिया को देखेंगे। अब मैं आपके सामने अगर एशिया का मैप लाता हूँ, आप एशिया के मैप के वाया देखिए, आपको दिख भी रहा है कि जब आप एशिया का मैप देख रहे हैं तो मेजॉरली ये रीजन तो आपको खाली ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको पॉपुलेशन कंसंट्रेशन नज़र आएगी। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और इंडस्ट्रियली सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और एडवांस्ड एरिया है। यानी कि एक तरह से अगर आप रशिया की बात करें तो उसका मोस्ट प्रोडक्टिव और लाइफलाइन एरिया, ठीक है। तो अगर हम मॉस्को की बात करते हैं तो मॉस्को जिस इंडस्ट्रियल एरिया को एंकर करती है, इट इज़ अ एंकरिंग सिटी, द मेन सिटी, और इसके सराउंडिंग में दैट होल इंडस्ट्रियल सर्कल्स, इंडस्ट्रियल सिटीज़ के सर्कल्स आर देयर। इस हिसाब से मॉस्को का महत्व अपने आप में बहुत है। ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर 50 मिलियन के अराउंड जनसंख्या है, इस पूरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर में ही कंसंट्रेटेड है। और पूरे रशिया की जनसंख्या देख लें तो कितनी है, 145 मिलियन के आसपास तो पूरे रशिया की जनसंख्या है। तो कोई बहुत ज़्यादा जनसंख्या तो है ही नहीं, उसमें से 50 मिलियन तो इस इंडस्ट्रियल क्लस्टर में ही कंसंट्रेटेड है। उसमें से अकेले मॉस्को सिटी की अगर हम बात करें तो 10 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन उसकी है। उसके साथ अटैच्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात करें तो 13 मिलियन हो जाता है। इस हिसाब से जनसंख्या वाइज ये लॉस एंजलिस का कैलिफोर्निया मेट्रो एरियाज़ से थोड़ा ही कम पाई जाती है, कोई ज़्यादा कम नहीं। एक बड़ा शहर है, मोस्कोवा नदी के ऊपर आता है जहाँ से इसे नाम मिलता है मॉस्को। सो द मेन एलिमेंट इज़ द इंडस्ट्री, प्रोग्रेसिव है। 12th सेंचुरी के अराउंड से ही मॉस्को एक इम्पॉर्टेंट सिटी के रूप में उभरने लगा, लेकिन 19th सेंचुरी यानी कि जब रशियन एम्पायर का समय था तब मॉस्को को वो प्रोमिनेंस मिलने लगा जो प्रोमिनेंस मॉस्को का आज है। 19th सेंचुरी में जब वो प्रोमिनेंट हो ही गया था तो फिर यूएसएसआर के समय में, यूनाइटेड यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के समय में, यानी कि 20th सेंचुरी 1922 से 1991 का ये जो समय है, इस दौरान रियल सेंस में सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी को फॉलो करते हुए यहाँ पर हैवी इंडस्ट्री का जन्म हुआ। तो काफ़ी बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ सोशलिस्ट रूल के समय में यहाँ पर हुई, स्पेसिफिकली जोसेफ स्टालिन के समय में, क्योंकि उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस किया था। तो 12वीं ही सदी से महत्वपूर्ण एक क्षेत्र मॉस्को बहुत महत्वपूर्ण हुआ 19वीं सदी में, पहले तो सही मायने में रशियन एम्पायर के समय में और आगे जा कर के यूएसएसआर के तहत। ओके, सो इज़ इम्पॉर्टेंट
और यूएसएसआर ने ही यहाँ पर, यूएसएसआर के पहले अगर आप लेनिन का समय की बात करें 1917 से 1922 का ये दौर है, और इसे सिविल वॉर का दौर भी कह देते हैं, द बोल्शेविक पीरियड। जो राजधानी ऊपर जा चुकी थी सेंट पीटर्सबर्ग, उसको वापस नीचे लाया गया था, तो मॉस्को, तो वापस से मॉस्को में ला करके उसको सेटल किया गया था। ओके, सो मॉस्को का महत्व बहुत बढ़ा यूएसएसआर के समय में, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसा होता है इन बड़े शहरों के साथ, वही यहाँ भी हुआ। ये एक प्लैंड सिटी है, इट इज़ अ वेल प्लैंड सिटी। एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब यहाँ पर सोशलिस्ट रूल था, तो जो कॉमोडिटीज़ हैं, जो भी सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं, जो भी हाउसिंग फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, वो सभी सब्सिडाइज्ड थी, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्रोल के तहत उनके रेट्स कंट्रोल किए गए थे। लेकिन जब सोवियत यूनियन भंग हुआ, उसका कोलैप्स हुआ 1991 में, तो उसके बाद उन गुड्स पर, उन सर्विसेज पर, उन कम्युनिटीज़ पर, उन हाउस, उन रेंट्स पे आपको किसी भी तरह की सब्सिडीज़ मिलनी बंद हो गई। और दूसरी तरफ हाउस होल्ड्स को जो सोशल सिक्योरिटी नेट ऑफ़र होते थे, वो भी बंद हो गए। इसके तहत यहाँ पर महंगाई बहुत हुई। फिर धीरे धीरे मॉस्को 1991 ऑनवर्ड एक अच्छा केंद्र बना ट्रेड कॉमर्स वाइज, तो बड़े मर्सेंटाइल ग्रुप्स यहाँ पर आकर के रहने लगे, बड़े बड़े उद्योग जगत, उनके हेड ऑफिसेज यहाँ पर ओपन होने लगे। राजधानी के रूप में विकसित होने की वजह से बहुत सारे कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज़ यहाँ पर ओपन होने लगी। इन वजहों से यहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ी, क्योंकि रियल एस्टेट फ्लरिश हुआ, ज़मीनें महंगी होनी शुरू हो गई, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर ग्रो होने लगा, टूरिज़्म भी यहाँ पर बढ़ने लगा, ट्रेड कॉमर्स के रूप में ये जानी जाने लगी। तो दूसरी तरफ लोगों से सोशलिस्ट स्टेट का समर्थन भी छिन गया, तो यहाँ पर ज़मीनें बहुत महंगी हैं और बहुत ही रिच सेगमेंट यहाँ पर रहता है, रियल एस्टेट में बहुत उछाल आया, तो ये सिटी ऑफ बिलियनियर के रूप में भी जानी जाती है। बहुत से लोगों का सपना है, रशिया में रहने वाले लोगों का, कि वो मॉस्को में जाके रहें, पर महंगाई, ज़मीन महंगी, खाने पीने की वस्तुएं महंगी, सेवाएं महंगी, घर महंगे, किराए महंगे, इन कारणों से वो यहाँ पर जा कर के रह नहीं सकते हैं। ओके, तो मॉस्को इज़ अ ड्रीम ऑफ मैनी, बट इट इज़ आउट ऑफ द रीच ऑफ मैनी, इट इज़ अनअफोर्डेबल समवेयर। क्लियर कहानी। इसके अलावा जब आप बात करते हैं तो आप थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाने पर आपको कौन मिलता है? सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, अब हम उस शहर को यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखिए। तो देखिए, दिस इज़ सेंट पीटर्सबर्ग। इस पूरे ओवरऑल मैप पे देखेंगे तो आपको मॉस्को के ऊपर नज़र आएगा। सेंट पीटर्सबर्ग दूसरा बहुत महत्वपूर्ण शहर है जब आप रशिया की बात करते हैं। मैं आपको इसे थोड़ा और बड़े वर्जन में दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा क्लैरिटी हो, यहाँ पर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। दैट इज़ सेंट पीटर्सबर्ग। ओके, ध्यान से देखिए। अच्छा, मैंने आपको पिछले लेक्चरों के बारे में बताया था कि इसके दो नाम रखे गए थे। क्या रखे गए थे बता सकते हैं? हैं? और हैं? क्या बताया? सही बताया। और लेनिनग्राड। ध्यान से देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग, खासियत क्या है इस शहर की? सबसे पहले तो एक पोर्ट सिटी है, इट इज़ अ पोर्ट सिटी, ये बंदरगाह है। और ये कौन है? वो तो पोर्ट सिटी है और ये अपना बच्चा है, ये बाद में बात करेंगे। ओके, तो पोर्ट सिटी के होने के नाते ये बाल्टिक सी के ऊपर आता है, ये बाल्टिक सी के ऊपर आता है। ओके, दिस इज़ द बाल्टिक सी, और यहाँ पर है गल्फ़ ऑफ फिनलैंड। तो गल्फ़ ऑफ फिनलैंड में ये एक बंदरगाह है, और बाल्टिक सी पे होने की वजह से ये इन यूरोपीय मुल्कों के साथ व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मतलब अगर रशिया को समुद्री मार्ग के माध्यम से वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कॉमर्स करना है, तो सेंट पीटर्सबर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से यहाँ पर फाइनेंस इंडस्ट्री बहुत अच्छी डेवलप हुई होगी, फाइनेंशियल सेक्टर का काफ़ी विकास हुआ होगा, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर एग्जिस्ट करता है, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, इंडस्ट्री यहाँ भी एग्जिस्ट करती है। तीसरा, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट है, और ख़ास तौर पर ये ट्रेड करता है रशिया के इस क्षेत्र में होने वाले कौन से क्लाइमेट? दैट इज़ द टैगा क्लाइमेट। ओके, टैगा और टुंड्रा टाइप क्लाइमेट होते हैं। टैगा क्लाइमेट की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं, द कॉनिफेरस ट्रीज़, और टुंड्रा तो हमने पढ़ा ही था कि वो बहुत ठंडा होता है, इट इज़ वेरी कोल्ड। तो इस वजह से
वर्ल्ड लेवल पर अगर रशिया का टैगा बायोम बात करें, द टैगा बेल्ट, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट टैगा बायोम एट द वर्ल्ड लेवल, द कॉनिफेरस ट्री। तो लुम्बर बहुत होती है, लकड़ियाँ और उसके बार शतीरियाँ, तो इसलिए वो लुम्बर ट्रेडिंग जो है वो यहाँ से भी होती है, यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग से भी होती है। तो ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है, फाइनेंस के लिए जाना जाता है, इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है सेंट पीटर्सबर्ग। इन सब चीज़ों में इसका विकास है, और टूरिज़्म के लिए भी जाना जाता है। पीटर द ग्रेट रूलर हुआ करते थे। 1721 में उन्होंने स्वीडन के साथ पीस ट्रीटी की थी, और उसी की वजह से एक तरह से जो रशिया एम्पायर है वो जन्म ले गया। उसी समय में 18th सेंचुरी के इसी शुरुआती समय में पीटर द ग्रेट के ही द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग को राजधानी बनाया गया था, यानी कि कैपिटल रशियन एम्पायर की सेंट पीटर्सबर्ग की तरफ शिफ्ट हुई, बट फिर इसे बदल दिया गया। आपको पता है जब बॉल्शेविक्स आए तो उन्होंने मॉस्को लेकर के चले गए कैपिटल को, तो सेंट पीटर्सबर्ग का नाम फिर सेंट पीटर्सबर्ग रहने भी नहीं दिया गया। पहले 1914 से 1924 के बीच में इसका नाम पेट्रोग्रैड रखा गया, और फिर 1924 से 1991 के बीच में इसका नाम लेनिनग्रैड रखा गया। लेकिन आज लोग इसे या तो सेंट पीटर्सबर्ग ही कहते हैं या सिंपली पीटर। इसका नाम पीटर द ग्रेट के नाम पे नहीं है, सेंट पीटर्स के नाम पे है, जिनका जिक्र बाइबल में आता है। और यूएसएसआर ने इसका नाम सेंट पीटर्सबर्ग क्यों नहीं कंटिन्यू किया होगा, उसका जायज़ उत्तर आपके पास है। सोशलिस्ट स्टेट एक एथिस्टिक स्टेट होता है, वो किसी भी इसी तरह के सिंबल्स या ऐसे तरह के नेम या मॉन्यूमेंट्स नहीं रहने देना चाहते जो आपको किसी रिलीजियस हायरार्की की ओर इशारा करें, तो नाम इस वजह से बदल दिया गया। ओके, तो ये मॉस्को के बाद एक बड़ा शहर है रशिया का। इट्स अ बिग सिटी। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 5 मिलियन के अराउंड यहाँ पर पॉपुलेशन है। जैसे कि 10 मिलियन के अराउंड आपको मॉस्को में मिलती है, यहाँ पर 5 मिलियन के अराउंड पॉपुलेशन मिलती है। एक स्ट्रेटजिक लोकेशन है रशिया की, गल्फ ऑफ फिनलैंड के वाया बाल्टिक सी को एक्सेस करने की, तो सेंट पीटर्सबर्ग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर के आप सब जानते हैं व्लादिवोस्तोक तक जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। ये उसका वेस्टर्न मोस्ट टर्मिनल है, व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मोस्ट टर्मिनल है। ओके, तो सेंट पीटर्सबर्ग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, हम इस क्षेत्र से ऊपर जाते हैं, और जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमें कौन सा क्षेत्र मिलता है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं 2 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिए। अगर आप इसी मैप को देखें तो अच्छा, खैर हम दूसरा बड़ा वाला मैप दिखाते हैं तो थोड़ा बड़ा दिखेगा। मेरे पास हालांकि इसकी फ़ोटोज़ हैं, किसी तरह की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आई विल शो यू द फोटोज़, इमेजेस। आ जाइए, यहाँ पे आइए, देखिए। अब हम जब सेंट पीटर्सबर्ग से ऊपर की ओर गए तो हमें क्या देखने को मिला। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, आपको देखने को मिला ARKHANGELS, दैट इज़ आर्क एंजल्स। एक्चुअल वर्ड जो लिखा जाता था किसी समय में वो आर्क एंजल लिखा जाता था, अब ये आर्क एंजल्स हो गया है, तो इट्स आर्क एंजल और फिर आर्क एंजल्स। ये एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है। इसके अलावा आप ऊपर आइए तो देर इज़ अ बंदरगाह दैट इज़ मरमांस्क, द मरमांस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, एंड आर्क एंजल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट। ये रशिया के उत्तर में है, और ध्यान से देखें तो ये वाइट सी है, इट इज़ द वाइट सी। आप देख पा रहे हैं वाइट सी को। तो आपसे कोई पूछे वाइट सी कहाँ है तो आप बता दें रशिया के उत्तर में, और ये वाइट सी जाके कनेक्ट होता है आर्कटिक से। और अगर ध्यान से देखें तो ये मरमांस्क जो बंदरगाह है, ये ऊपर बेरेंट सी जो पार्ट है आर्कटिक सी का, द बेरेंट सी, उससे कनेक्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको इसके विषय में कुछ अच्छी तस्वीरें दिखाऊं ताकि आप इसके बारे में ज़्यादा जान सकें। तीव्र गति से हम कवर कर रहे हैं और सब हो भी जाएगा। बहुत सारी तस्वीरें ली हैं मैंने ताकि मज़ा आ जाए आप लोगों को पढ़ते हुए, चीज़ें देखते हुए। बस ये है कि उन तस्वीरों को थोड़ा सा ढूंढना होता है। आइए चीज़ों को समझें, अंडरस्टैंड करें। तो देखिए इस तस्वीर को देखिए,
क्या समझाती है आपको। यहाँ आ जाओ, नवीन दिख रहा था, आप यहाँ आ जाओ, यू विल एंजॉय। तो ये देखिए आर्क एंजल, आर्क एंजल्स। और यहाँ पर देखिए ये दिस इज़ द मुरमांस्क, डन है ना। तो ये मुरमांस्क है, आर्क एंजल्स है। तो देखिए रशिया के कोर रीजन से सामान बाय रोड और बाय रेल आर्क एंजल्स तक जाता होगा, और आर्क एंजल्स से वो सफ़र पूरा करके मुरमांस्क तक पहुंचता है, और मुरमांस्क से वो या तो यूरोप जाता है या यूएसए की तरफ जाता है। इतनी बात समझ में आ रही। बेरेंट सी के आसपास जो भी सी डिपॉजिट्स है वहाँ का सामान निकल के मुरमांस्क में आता है, फिर मुरमांस्क से आगे वेस्ट यूरोप और यूएसए की तरफ जाता है। कारा सी में जो भी रिजर्व्स मिलते हैं वो मुरमांस्क आते हैं, और फिर मुरमांस्क से वो आगे चले जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुरमांस्क कितना इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। ओके, मुरमांस्क की अगर हम बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट बंदरगाह मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। यहाँ पर न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट्स खड़ी रहती हैं, किसकी, रशिया की। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मिलिट्री पोर्ट ऑल्सो। न्यूक्लियर एनर्जी ऑपरेटेड सबमरीन की टुकड़ी, द फ्लीट, यहाँ पर पोस्टेड रहती है। तो एक इम्पॉर्टेंट नेवल बेस भी है ये। क्लियर कहानी। तो इसका स्ट्रेटजिकल महत्व भी है। ट्रेड एंड कॉमर्स वाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुरमांस्क से ही निकले हुए वो पानी के जहाज़ हैं जो आप इंटरनेट पे देखते हैं वीडियोस में, या डिस्कवरी चैनल पे या कहीं भी, जो बर्फ़ को तोड़ते हुए आगे जाते हैं, जो आर्कटिक की बर्फ़ को तोड़ते हुए जाते हैं। मुरमांस्क का उसके विषय में महत्व है। हम देख पा रहे हैं दोनों को, और हम ये समझ पा रहे हैं कि ये जिस क्षेत्र की बात हो रही है ये वाइट सी है। अब मैं आपको इसके बारे में ज़रा कुछ और दिखाता हूँ। आप देख पा रहे होंगे, अगर गौर से देखें तो ये सारा ये क्षेत्र, जो ये येलो रंग का एरो एक बना है, ये सारा क्षेत्र एक पेनिनसुला जैसा दिखता है। तो आइए हम एक और फोटो देखते हैं, उसके बाद कुछ और क्लियर होगा। ध्यान से देखिए। अगर हम बात करें इस रीजन की, तो दिस रीजन इज़ इन इटसेल्फ इज़ अ मुरमांस्क रीजन। दिस रीजन इज़ अ मुरमांस्क रीजन। ये मुरमांस्क रीजन कहलाता है। आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिए। देखिए दिस होल पेनिनसुला इज़ अ कोला पेनिनसुला। इसका नाम क्या है, द कोला पेनिनसुला। हमें वाइट सी भी क्लियर हो गया, हमें मुरमांस्क भी क्लियर हुआ, हमें इसके ऊपर बेरेंट सी भी क्लियर हुआ, आर्क एंजल्स भी क्लियर हुआ, और हमें अब ये भी पता लगा कि कोला पेनिनसुला भी है। तो रशिया के उत्तर में ये रीजन अगर जो है तो दैट इज़ द मुरमांस्क रीजन। लेकिन अगर हम पेनिनसुला की बात करें तो दिस वन इज़ द कोला पेनिनसुला। तीन तरफ से पानी से घिरा है। उत्तर में बेरेंट सी से घिरा है, दक्षिण में देखिए वाइट सी से घिरा हुआ है ना। तो इस तरह से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र ये पेनिनसुला कहला रहा है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये हरे रंग का डॉट जो है ये मुरमांस्क है। डन। लेकिन इस मुरमांस्क की अगर बात करें तो ये एक गल्फ़ में है ना। बुक के मैप पे ये दिखेगा नहीं, एटलस के मैप पे ही नहीं दिखेगा, पर इस फोटो में देखिए तो दिस इज़ अ गल्फ। तो यहाँ पर एक जगह भी है कोला। तो अब हम इस फोटो को समझते हैं ज़रा ध्यान से देखिए। तो अब आ जाइए, अब वो गल्फ़ बड़ी हो गई। देखिए अब इस फोटो में ज़्यादा अच्छे से दिख रही है गल्फ़। तो यहाँ पर देखिए दिस इज़ मुरमांस्क, और नीचे वहाँ पर उस फोटो में मुरमांस्क और कोला कोइंसाइड से करते दिख रहे थे, बट ऐसा नहीं था। अब जब हम इस इमेज की तरफ आ गए तो हमने क्या देखा, कोला देखिए नीचे है, मुरमांस्क ऊपर है, और दिस होल गल्फ इज़ अ कोला गल्फ। तो मुरमांस्क एक गल्फ में है, दैट गल्फ इज़ अ कोला गल्फ। दैट होल पेनिनसुला इज़ अ कोला पेनिनसुला। दैट होल रीजन इज़ अ मुरमांस्क रीजन। ओके। और इस कोला गल्फ से जब हम ऊपर जाते हैं तो हम एक्सेस करते हैं बेरेंट सी को। अब बुक में नहीं है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो ये है, देखिए यहाँ पर एक पोर्ट व्लादिमीर है, द व्लादिमीर पोर्ट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस रीजन जो सर्कल किया गया है इसका नाम है किसलाया गुबा, द किसलाया गुबा। ये किसलाया गुबा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल रिच साइट। यहाँ पर गैस एक्सप्लोरेशन बहुत है। तो किसलाया गुबा गैस ऑयल साइट, आई बात समझ में। तो ये बड़े समय तक चर्चा में रही थी, और वो यहाँ पर है, दिस किसलाया गुबा एरिया। ओके, अब हमें क्लियर हो गया सारा। तो दिस मुरमांस्क इज़ नोन फॉर द ट्रेड,
और इसके वाया भी हम आर्क एंजल्स के वाया हम किस चीज़ का ट्रेड करते हैं, देखिए ये फॉल कहाँ पर कर रहा है, ये सारा रीजन कहाँ पर आ रहा है, दैट इज़ द टैगा टुंड्रा एरिया। लेकिन मुरमांस्क ऊपर होने के बावजूद भी, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुरमांस्क ऊपर है और आर्कहेंजल्स नीचे है, पर फिर भी अगर मुरमांस्क की बात करें हम, अब हम दूसरे मैप्स पे आ जाते हैं, इस मैप पे आ जाते हैं। मुरमांस्क की बात करें तो आर्कहेंजल्स से बहुत ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ पर जो आइस फ्री डेज़ हैं वो आर्कहेंजल्स से ज़्यादा हैं। मुरमांस्क में आइस फ्री डेज़ आर्कहेंजल्स से ज़्यादा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है ये, देखिए जब गल्फ़ ऑफ फ्लोरिडा से, अब हम आ गए अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देखिए जब गल्फ़ ऑफ फ्लोरिडा से एक गर्म पानी की धारा ऊपर की ओर बढ़ती है, गल्फ़ स्ट्रीम कहलाती है। द वार्म वाटर करंट, वो गल्फ़ से जन्म ले रहा है तो गल्फ़ स्ट्रीम है। हम इसे अमूमन गल्फ़ स्ट्रीम के ही नाम से कंप्लीट रूट में पढ़ते हैं, द टोटल रूट में हम इसका नाम पढ़ते हैं गल्फ़ स्ट्रीम। और हम ये सीखते भी हैं कि वेस्टर्न यूरोप का टेम्परेचर जितना कम होना चाहिए उतना होता नहीं है, अपने लैटिट्यूड के हिसाब से थोड़ा सा टेम्परेचर राइज रहता है क्योंकि गर्म पानी की धारा उसके संपर्क में आती है, और दैट इज़ गल्फ़ स्ट्रीम। लेकिन ध्यान से समझिए, गल्फ़ स्ट्रीम अपने चरित्र के बदलने से, तापमान में थोड़ी वेरिएशन आने के बाद अलग अलग नामों से जानी जाती है अपने रास्ते के दौरान। तो वो ये है कि ये जो गल्फ़ स्ट्रीम ऊपर चढ़ रही है, जहाँ पर ऊपर से ठंडा लेब्राडोर करंट आकर के इस गल्फ़ स्ट्रीम के साथ यहाँ पर टकराता है, उसके आगे जब ये अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर रही होती है तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानी जाती है। और जब ये यहाँ पर ब्रिटिश इज़लेस, यानी कि ये जब यहाँ पर ये यूके का इलाका है, इसके क्लोज पहुँचती है तो एक इसकी साउथवर्ड ब्रांच बनती है, पानी की दो धाराएँ बनती हैं। एक साउथवर्ड ब्रांच बनती है वो कैनरी करंट है, द कैनरीज। एक इसकी नॉर्थवर्ड ब्रांच बनती है वो नॉर्वेजियन करंट है, वो नॉर्वेजियन करंट। ओवरऑल ये नॉर्वेजियन करंट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और गल्फ़ स्ट्रीम एक ही नाम से भी जानी जाती है, द गल्फ़ स्ट्रीम। तो अब बुक में ऑथर ये कहता है कि एक्चुअली में नॉर्वे के साथ लग करके आता हुआ वार्म नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट मुरमांस्क को भी टच होता है। ओके, तो वो ये कहता है कि वो मुरमांस्क को भी टच होता है। यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं ना, ये तो नॉर्वे का इलाका है ना, ये है ना रशिया, तो वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का पानी यहाँ तक आता है। इसकी वजह से ये जितने कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन में है उसके बावजूद भी ये थोड़ी सी वार्म रहता है जगह मुरमांस्क का, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट का इम्पैक्ट यहाँ तक पहुँचता है। यानी कि एक तरह से गल्फ़ स्ट्रीम यहाँ तक मार करती है और इसके टेम्परेचर को थोड़ा राइज़ कर देती है। इस वजह से आर्कटिक रीजन में होने के बावजूद, आर्कटिक ओशन के किनारे पे होने के बावजूद भी ये आइस फ्री रहता है इलाका। इसलिए तो ये बंदरगाह है, इसलिए तो उपयोग में आता है। ओके, लेकिन इसके कंपैरेटिवली आर्कहेंजल्स का आइस फ्री डेज़ काफ़ी शॉर्टर है, काफ़ी कम है, तो वहाँ पर बर्फ़ जम जाती है, जबकि वो लैटिट्यूड वाइज नीचे है मुरमांस्क से, पर वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के प्रभाव में नहीं है। तो यही कारण है फिर कि अब इस पूरे रीजन की, दोनों की इकट्ठों की बात कर लें तो इकट्ठे दोनों एक तरह से आर्कटिक रीजन में आते हैं। इकट्ठे दोनों आर्कटिक रीजन में है तो ग्रोइंग सीजन यहाँ पर ऑलमोस्ट शॉर्ट है। ग्रोइंग सीजन तो आपको मिलेगा ही नहीं, है ही नहीं उस हिसाब से। क्लियर कहानी। तो मेन यहाँ पर यह है कि इस रीजन में टैगा क्लाइमेट है, तो ऊपर टुंड्रा मिलेगा, बिल्कुल ऊपर समुद्र के किनारे किनारे, उससे थोड़ा नीचे टैगा मिलेगा। और टैगा में जो है वो एक्सटेंसिव कॉनिफेरस ट्री फॉरेस्ट है वो, इसकी वजह से वो यूज़ होता है एज अ टिम्बर। तो टिम्बर कटिंग होती है और आर्कहेंजल्स से और मुरमांस्क दोनों से वो लकड़ियाँ एक्सपोर्ट की जाती हैं। क्लियर हो गया। और मुरमांस्क स्ट्रेटजिकली भी इम्पॉर्टेंट पोर्ट है, वहाँ पर डिफेंस मिलिट्री प्रैक्टिसेस भी होती हैं। और अब तो इन रीजन्स में बहुत से मिनरल रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने किसलाया गुबा बताया, जैसे मैंने बताया बेरेंट सी से मिलने वाले और कारा सी से मिलने वाले रिसोर्सेज को भी मुरमांस्क प्रोसेस करता है और आगे एक्सपोर्ट करता है। तो मुरमांस्क इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, सो मॉस्को, द सेंट पीटर्सबर्ग एंड दैट आर्कहेंजल्स एंड द मुरमांस्क इलाका, हम समझ पा रहे हैं चीज़ें कैसे काम करती हैं। हम अलग अलग रीजन्स को भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें समझ आ रहा है आर्कहेंजल्स नीचे है, फिर वाइट सी है और फिर ऊपर मुरमांस्क है। यानी कि जो कोला पेनिनसुला है उसके दक्षिण में वाइट सी है और उसके उत्तर में बेरेंट सी है। ओके, हम इस तरह से इन जगहों को सीख पढ़ समझ रहे हैं। और हमने ये देखा कि दिस इज़ द गल्फ पाथ ऑफ गल्फ स्ट्रीम। इसको और बेहतर समझने के लिए ये समझ लीजिए कि गल्फ स्ट्रीम ऊपर उठती है,
यहाँ से यहाँ तक फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होती है, ऊपर जाती है नॉर्वेजियन सी हो जाती है, और जो नीचे हिस्सा मुड़ जाता है वो कैनरी करंट हो जाता है। इस तरह से एक गोला बनता है वाटर करंट का। दिस इज़ द सरगैसो सी। कभी जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे उसका जिक्र करेंगे, द सरगैसो सी। सरगैसो इज़ अ सी ग्रास, इज़ अ सी ग्रास। ओके, इतनी बात समझ में आई? किसी को कोई समस्या इससे जुड़ी हुई? मामला एकदम डन, खुशी 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 हो गई हमें, चलो गुड। अब आगे बढ़ते हैं, वोल्गा के बारे में समझते हैं। देखो, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी, यूरोप की सबसे लंबी नदी 3531 किलोमीटर, कोई इससे लंबी नहीं। सारी सुनी आपने, दनूबे, दनेपर, राइन, रोन, कोई इससे लंबी नहीं। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन? वोल्गा। डन। रशिया की सबसे लंबी नहीं। रशिया का जो हिस्सा यूरोप में आ रहा है हम उसे यूरोप काउंट कर रहे हैं। वोल्गा के यूराल के उधर का जो हिस्सा है उसे आप रशिया ही नाम से पुकार लेते हैं। यूरोप की सबसे लंबी है पर रशिया की नहीं। रशिया की सबसे लंबी होगी ओब और इर्तिश। ओब नदी, ओब, ओबी, ओब, वो पढ़ेंगे, पहले इसको समझ लें। तो वोल्गा सबसे लंबी 3531 किलोमीटर। आओ इसका कोर्स देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है। ध्यान से देखो, तो इधर आओ, देखो वोल्गा, देखो मॉस्को के नॉर्थ वेस्ट से ओरिजिन होता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट से मेरे ख्याल वाल्दिया की पहाड़ियों से निकलती है ये, तो उसको छोड़ो नाम को। नॉर्थ वेस्ट से निकल रही है वोल्गा, और सेंट पीटर्सबर्ग के 350 किलोमीटर साउथ ईस्ट, तो 350 या 320 के अराउंड फिगर है। सेंट पीटर्सबर्ग से 325 अराउंड साउथ ईस्ट, और मॉस्को से नॉर्थ वेस्ट से ओरिजिन होता है। इस तरह से ओरिजिन होकर के कोर्स फॉलो करती है, करते 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 ये देखिए आ करके कहाँ गिरी? कैस्पियन सी। तो आपको एक बात समझनी होगी, वोल्गा रशिया के कोर से ही जन्मी, रशिया में ही रही, लेकिन इसके अलग देखिए यूराल को देखिए, यूराल रशिया और कज़ाकिस्तान में बॉर्डर बना रही है, वो कज़ाकिस्तान में भी जाती है, पर वोल्गा नहीं जाती। वोल्गा रशिया में ही उत्पन्न होकर रशिया में ही रहते रहते कैस्पियन सी में गिर जाती है। तो ट्रांस कंट्री रिवर नहीं है, ये एक ही कंट्री में रहती है, इसको समझ लीजिए। वोल्गा का पाथ आपने देख लिया, लेकिन महत्वपूर्ण जगहें देखिए वोल्गा के ऊपर सारी। देखिए यारोस्लाव, देखिए वो हमने नोवागोर्ड के बारे में पढ़ा था, द गोरोड हमने देखा था, द टाउन, द 45 टाउन्स। तो इसी वजह से हमने रशिया के फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स भी देखे थे, और उन फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स की कैपिटल्स भी पढ़ी थी, अलग अलग फेडरल डिस्ट्रिक्ट्स वर देयर। तो उसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, दैट इज़ द निज़िनली नोवागोर्ड, उसके बाद काजन, उसके बाद समारा, उसके बाद सारातोव, उसके बाद वोल्गोग्रेड, और उसके बाद अस्त्राखान। अस्त्राखान ऑन द कैस्पियन सी, ऑन द वोल्गा रिवर इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पोर्ट। भारत और रशिया के बीच में एक रूट क्रिएट होने की कोशिश थी, किया भी गया, और वो रूट अस्त्राखान तक पहुंचता था। मुंबई तट को अस्त्राखान तट से जोड़ा गया था। इसको हम इंटीग्रेटेड नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के रूप में भी देखते हैं, INSTC। ओके, क्लियर? तो वो मुंबई से अस्त्राखान को जोड़ा गया। क्लियर? यही वो अस्त्राखान है। वोल्गा नदी की बात अगर करें तो वोल्गा नदी का बेसिन है ये सारा, दिस इज़ द बेसिन, द होल बेसिन एरिया ऑफ द वोल्गा। और वोल्गा का मेजॉरली बेसिन रशिया के ही अंदर है। तो वोल्गा नदी के बेसिन में मॉस्को आता है, मॉस्को इज़ इन द वोल्गा नदी बेसिन। ओके, उसके बेसिन में है। वोल्गा नदी की बात करें तो ये कल्चरली बहुत इम्पॉर्टेंट है रशियन के लिए। ऐसा माना जाता है कि जिस किसी ज़माने में रशिया के बनने का आरंभ हुआ था 800-900 AD के अराउंड, तो वोल्गा नदी के इर्द गिर्द ही सारी कहानी तैयार हुई थी रशिया के बनने की। तो कल्चरली, फोक में, उनके लोक साहित्य में, लोक गीतों में, उनके कल्चर का बड़ा पार्ट है वोल्गा नदी। ओके, वोल्गा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाइज पहले दिन से उपयोग हो रही है। सो शुरू से ही रशिया में साउथ से नॉर्थ के बीच में ट्रांसपोर्टेशन पर्पस से वोल्गा की बहुत बड़ी भूमिका है। इट इज़ कई नहरों का निर्माण किया गया है वोल्गा से, और उन नहरों के रूट को इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल सप्लाइंग के लिए।